अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर 2 जो है उसके एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। तो इससे रिलेटेड जितने भी एम कैट और ई कैट के जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज वो हम सारे कवर करेंगे। और ये जो इसके अलावा जो है ये जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, यानी वो कहता है कि किसी बॉडी की जो पोजीशन में चेंज है वो क्या कहलाता है। तो अब देखें, हमने फर्ज करें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है। अब एक बॉडी जो है फर्ज करें कि ये आपका जो घर है और ये क्या जी स्कूल है। आप यहाँ से इस रास्ते से जाते हैं स्कूल, या आप इस रास्ते से चले जाते हैं, या आप जो है इस रास्ते से चले जाते हैं, या आपके पास कोई शॉर्टकट है, आप क्या करते हैं डायरेक्ट चले जाते हैं, यानी इस पॉइंट से होम से लेके यहाँ तक। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल थी। तो ये जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये बाकी सारे जो रास्ते हैं ये सिर्फ जितना भी पाथ की लेंथ आपने कवर किया है वो डिस्टेंस कहलाता है, लेकिन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उससे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स कि आपका राइट आंसर फिर कौन सा होगा जी, बी। तो डिस्प्लेसमेंट इसका राइट आंसर होगा। अगला देखे बेटा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वो कहता है कि डिस्टेंस में जो चेंज है उसे हम क्या कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पूछा गया, तो जब डिस्टेंस में तब्दीली आई तो उसे हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। ये आपने याद रखना है। तो इसका जो है आंसर होगा वो क्या होगा, डी। अब चाहे वेलोसिटी हो या स्पीड हो, यूनिट दोनों का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। और नीचे टाइम है तो दोनों का यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। चलो जी बेटा अगला एमसीक्यू देखें कि द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वही पूछ लिया गया आपसे। तो क्या होगा जी हमारे पास, ए ऑप्शन मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपसे स्पीड का भी पूछ लेता ना तो आपने ये यूनिट देना था, मीटर पर सेकंड। तो आगे है जी द एक्सप्रेशन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स। बेटा देखें, अब यहाँ पे जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम किसी शॉर्ट जो है वैल्यू को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो है और डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब बेटा देखें, हमने कहा है कि जब भी अब यहाँ पे हम टाइम को क्या ले रहे हैं, शॉर्ट इंटरवल, यानी बिल्कुल स्मॉल सा वक्फा, यानी आप ऐसे समझेंगे जैसे 0.0001। अब ये 0.001 को मैं जीरो नहीं कह सकता, लेकिन अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो के बिल्कुल करीब तरीन है। तो इट मीन्स जब इस तरीके से हम करते हैं शॉर्ट इंटरवल्स के लिए तो तब हमारे पास जो वेलोसिटी आती है उसे हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगा बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। ठीक हो गया जी। तो आगे बेटा देखें, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आपको पता है कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है एफ डी, मल्टीप्लाई करें वो क्या आएगा, वर्क आएगा। सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या है जी, वेलोसिटी और जो है वो टाइम के दरमियान ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है जी, वो बेटा रिप्रेजेंट करता है हमारे पास डिस्टेंस को। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस तरफ जो है वो वेलोसिटी है और इस तरफ जो टाइम है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको आपने एक्सेस के लॉन्ग लेना है और इस तरफ आपने वेलोसिटी ली है। तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान का जो ग्राफ हमें पता है इक्वल टू क्या होता है, वी टी। इट मीन्स कि हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के दरमियान का जो ग्राफ होता है वो किसको शो करता है जी, वो हमारे पास शो करता है जी डिस्टेंस को। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, ए। अगला देखिए, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अब जब हमने ये भी पढ़ा है कि फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी जो है वो इस जो स्पीड से जो है फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अब देखिए यहाँ तक जो इसने ये जो टोटल एरिया जो कवर हुआ है ग्राफ का जो एरिया है, इससे हम कहते हैं कि इसने जो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम नाम देते हैं जी डिस्टेंस का। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड
डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सिमिलरली अगर एरिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में होगा जो एरिया, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। तो उसके एरिया को हम बेसिकली वर्क कह रहे होते हैं, इसके एरिया को हम बेसिकली डिस्टेंस कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फिर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि इफ अ बॉडी इज मूविंग with constant velocity of 20 मीटर पर सेकंड towards north, find its acceleration। और करें, उसने कहा है कि एक बॉडी जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, मींस कि ये आपके पास जो है, ये आपके पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ है। अब इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी के साथ एक बॉडी जो वो मूव कर रही है कांस्टेंट के साथ, इसका मतलब है कि उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 20 ही है। अब हमें पता है, उसने पूछा एक्सेलरेशन, हमें पता है कि एक्सेलरेशन की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें वेलोसिटी में चेंज तो आ नहीं रहा, 20 चल रही है वैल्यू, तो 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0। तो 0 ओवर समथिंग टाइम जितना भी हो वो 0 ही होगा। इट मीन्स कि जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन कोई नहीं पैदा होता, उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। सिमिलरली इसकी मिसाल है ट्रेन। अब एक ट्रेन जा रही है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो आप उसके अंदर बैठे हुए हैं तो आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कमरे में बैठे हुए। लेकिन जैसे ही उसकी रफ्तार में कमी या ज़्यादती होगी, आपको फील होगा, एक जर्क सा फील होगा, वो बेसिकली आपकी जो उस गाड़ी की स्पीड में तब्दीली होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा और आपकी बॉडी भी उस हिसाब से क्या करेगी, एक्सलेट करेगी। तो ये आपने याद रखना है। अगला देखिए जी 8वां, द लॉज ऑफ मोशन शोज रिलेशन बिटवीन। अब मोशन के लॉज हमने 3 पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, मूव करती रहती है जब तक कि उस पर कोई जो एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट ना करवाए। तो इसी को हमने जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा। सिमिलरली सेकंड जो है वो हमारे पास होता था F बराबर m में, यानी हमने कहा कि न्यूटन ने कहा कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में पैदा होगा। ठीक हो गया ना। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ जो वो जस्ट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इट मीन्स कि हमारे पास फिर बेटा क्या हुआ कि न्यूटन जो लॉज हैं वो फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्या होता है जी हमारे पास ma। तो इट मीन कि फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। और ये वाला कंसेप्ट बड़ा यूज होता है जब आप वो एलिवेटर वाला टॉपिक करते हैं वहाँ पे, तो जब उधर आएंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी बताऊंगा चीज़। तो इसलिए बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा फिर डी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। 9 जो MCQ वो है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स। अब हमने ये भी पढ़ा कि द इनर्शिया क्या होता है, उसमें हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि अगर एक बॉडी जो है वो हैवी है, भारी है, और एक जो हल्की है, हल्की को जो आप जो है जल्दी से एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो भारी है उसको नहीं कर सकते। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है अपनी रेस्ट के अगेंस्ट या फिर अपनी जो मूवमेंट के अगेंस्ट। तो इसलिए एक आपके पास बेंच पड़ा और एक बुक पड़ी, आप एक बुक को हल्का सा ऐसे पुश करें वो बुक मूव करेगी, लेकिन बेंच को करे वो नहीं करेगी क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। तो हमने ये आपकी बुक में भी पढ़ा हुआ था कि किसी जो जिस्म का जो मैस होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया है, वो इनर्शिया की ही वैल्यू मिकदार है, जितना मैस ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसलिए फिर हमारे पास जो इनर्शिया को हम कहेंगे कि वो क्या है जी, वो सी इसका जो राइट आंसर आएगा मैस के, उसे हम इन टर्म्स ऑफ मैस लेते हैं इनर्शिया को। ठीक हो गया। आगे देखें, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड, व्हाट विल द चेंज इन मोमेंटम। वो कहता है एक फोर्स जो है 100 न्यूटन की 5 सेकंड के लिए एक बॉडी पे लग रही है, तो बताएं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो बेटा देखिए, चेंज इन मोमेंटम का आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा था जी कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई T इक्वल टू किसके होता है जी, F के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब हमने अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो ये F उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा F क्रॉस T। अब फोर्स आपको कितनी बेटा दी गई है? फोर्स आपको 100 दी गई और टाइम 5 सेकंड, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आ जाएगा जी 500। तो चेंज इन मोमेंटम, अब मोमेंटम का यूनिट तो न्यूटन सेकंड ही होता है, इसलिए हमारे पास 500 न्यूटन सेकंड जो है ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा।
तो बेटा जो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले एमसीक्यूज़ के साथ। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और बेटा कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको समझ आई है या नहीं आई, या किस एमसीक्यू में प्रॉब्लम है, ताकि उसको मैं जो है वो दोबारा डिस्कस कर सकूँ। तो ये आपने लाजमी बताना जी। थैंक यू।